हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत क्लासेस 247 पर हार्दिक स्वागत है। आप सबको पता है कि हमारे प्रशांत क्लासेस 247 चैनल पर जनरल साइंस के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन डेली आते रहते अपलोड होते हैं यूट्यूब चैनल पर। तो वैसे ही मैंने आज आपके लिए जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। जैसे कि आपके वनडे एग्ज़ाम में हो गए, वनडे एग्ज़ाम में एसएससी हो गया, पेट हो गया, सी टेट है, ग्रुप डी है, एसएससी है, इस सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रशांत क्लासेस 247 चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर आप मेरे पहले स्टार्टिंग के दो प्लेलिस्ट बनाए, यानी दो जनरल साइंस के क्वेश्चन बन चुके हैं। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, उनको आप देख लीजिए। इसके बाद वीडियो नंबर 3 पे आएंगे तो जब मैंने वीडियो नंबर 2 बनाया था तो वहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो आज उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन जो दिया था, मेरा क्वेश्चन था कि मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। आपने कमेंट किया है या नहीं किया मुझसे मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन देखिए आपको बताया था मनुष्य का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ये होता है आपकी छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर पूर्ण होता है आपका, यानी इसके बाद कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको भोजन पूरी तरह से यहाँ पे पच जाता है। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपका जल्दी से क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि सामान्य ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होती है H2 गैस में, हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में, नाइट्रोजन गैस में, या उपरोक्त सभी गैसों में बराबर। किसमें सामान्य ताप पर जो गैस होती है, सामान्य ताप का मतलब क्या हो गया, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इस पर जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन गैस में। कितनी होती है, लगभग होती है ये 1259। क्या यूनिट आपको सबको पता होगी, इसकी यूनिट कितनी हो सकती है बताइए। चाल की यूनिट, सामान्य यूनिट हम क्या जानते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल क्या होगा। ये देखिए, कोई कंपन करे हर्ट्ज, यानी आपको आवृत्ति दिया हुआ है, आपको आवृत्ति दे दिया है 5000 हर्ट्ज और आवर्तकाल पूछा है। तो आप सबको पता है कि आवर्तकाल बराबर क्या होता है, यानी टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ये आवृत्ति, यानी 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं आवृत्ति को, अब n लिख दीजिए। तो 1 अपॉन 500 कितना हो गया 0.0002, और इसका मात्रक क्या होता है टाइम पीरियड का, सेकंड। तो बताइए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन देखिए कि उदाहरण नहीं है बोला है, परावैंगिक किरण, एक्स किरण, रेडियो किरण, या वायु में ध्वनि तरंगे। आपको बताना है कौन सा है। परावैंगिक किरणें तो आप सबको पता है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स भी है, रेडियो भी है, वायु में ध्वनि तरंगे आपको भी सुनाई देती है, यानी ये क्या है, रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लो पढ़िए थोड़ा। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, तरंग दैर्ध्य पर, वेग पर, तीव्रता पर। तो जो ध्वनि का तारत्व होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, आवृत्ति पर, यानी किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तारत्व जो होता है वो आवृत्ति से कैसा संबंध लगता है, अनुक्रमानुपाती का। अनुक्रमानुपाती मतलब जितना आपका तारत्व ज़्यादा होना चाहिए, यानी आवृत्ति आपकी जितना ज़्यादा आपका तारत्व उतना अधिक।
और जितना आपका तारत्व अधिक, समझ लीजिए उसकी आवाज़ उतनी ही पतली होती है। इसलिए क्या होता है, महिलाओं का तारत्व जो होता है ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। आपको पता चला, यानी जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज़ आप देखे होंगे मोटी होती है। तो क्यों? क्योंकि उनका जो होता है तारत्व वो कम होता है। तो जितना तारत्व कम उसकी आवृत्ति उतनी ही कम, और जब आवृत्ति और तारत्व कम तो उसकी आवाज़ मोटी होती है। तो सीधा से इसका आंसर क्या हो, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। और आपको ये पता चल गया आज कि पुरुषों की आवाज़ इतना मोटी क्यों होती है और औरतों की आवाज़ इतना पतली क्यों होती है। पता चल गया जी। कोई कन्फ्यूजन हुआ प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आप आवाज़ का डेसिबल स्तर, यानी आप जो बात करते हैं तो जो ध्वनि होती है वो कितनी होती है, प्लीज़ कमेंट करिए आप लोग। लगभग 10 डेसिबल, डीबी मतलब होता है डेसिबल, ध्वनि की यूनिट है डेसिबल। 20 डेसिबल, 30 डेसिबल या 5 डेसिबल, बताइए कमेंट करिए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 30 डेसिबल। कितनी होती है, 30 डेसिबल इज़ द राइट आंसर। यानी आपको पता चल गया कितना होना चाहिए, 30 डेसिबल होती है। हम जो बात आपस में करते हैं तो उनके बीच जो डेसिबल स्तर होता है आवाज़ का 30 डेसिबल होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, रेडियो तरंग का वेव होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 × 6 1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो आपकी रेडियो तरंग होती हैं उनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसमें प्रकाश का वेग, निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸। इसलिए इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸। सबको याद रखना है 3 × 10⁸ किसका, रेडियो तरंग का वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है फैरड, तरंगदैर्घ्य, हर्ट्ज, अर्ग। कौन सा है, आप लोग बताइए फटाक से, कमेंट करिए फटाक से भाई। आवृत्ति मापने का जो इकाई होती है, यानी आवृत्ति जो मापी जाती है उसकी यूनिट क्या होती है। फैरड किसकी यूनिट होती है, ये तो आपको पता, धारिता की होती है। तरंगदैर्घ्य तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट तो मीटर होती है। हर्ट्ज, अर्ग आप सबको बताओ, अर्ग क्या होता है, कार्य, यानी कार्य की। तो आंसर क्या बचा आपके लिए, एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, हर्ट्ज इज द राइट आंसर। पता चल गया कौन सा आंसर सही होगा इसका, हर्ट्ज इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है। यानी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई एक ही होगी। ऑप्शन ए एम्पियर, बी जूल, सी किलोग्राम, डी मीटर। सबको पता है एम्पियर क्या होता है, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, धारा की, जूल कार्य की। आप यही अभी देखो जस्ट पीछे पढ़ के अर्ग और जूल का रिलेशन होता है, क्योंकि जूल क्या है, यूनिट है, और वो उसकी सीजीएस पद्धति। किलोग्राम, केजी आ रहा है, किसका मात्रक होगा ये, केजी, यानी आप क्या ले यूज़ करते हो केजी के लिए, सबको पता। मीटर लंबाई के लिए होता है। ये द्रव होता है, जैसे आप किलोग्राम जाते हो ना, आप 1 केजी में उसको चीनी दे दीजिए। तो जो कार्य और ऊर्जा की मात्रक है, तो कार्य आपको पता है W बराबर क्या होता है, mg, और ऊर्जा यानी यूनिट। तो कभी क्या पढ़ते हो, जो कार्य करते हो वही ऊर्जा के बराबर होता। तो जो आपकी जूल मात्रक है, जूल क्या है, जूल मात्रक है जो, वो आपके लिए इसका भी काम करता है, किसका, यानी कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या हो जाती है, जूल। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, वेबर, टेस्ला, लक्स, सीमेंस। ये आपको सबको पता होगा, भौतिक मात्रा की इकाई कितनी होती है। अब यहाँ आपको बताते हैं कितनी होती है, इसका फिलहाल आंसर बताइए, कमेंट करिए आप लोग। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, लक्स इज़ द राइट आंसर।
देखिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। एक आपके लिए लाया हूँ मैं कि जो भौतिक मात्रा होती है यानी जो मूल राशियाँ होती कितनी होती हैं। एक होती है लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। कितनी हो गई? 7। 7 मूल राशियाँ होती हैं, उनके 7 ही मात्रक होते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर, याद रखिए भाई। द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर आपको देखिए बताया था। ताप का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता कैंडला, कैंडला ही आपका इंग्लिश वर्जन हो जाता। तो उसका आपको क्या आंसर मिला था अभी? जस्ट आपने आंसर भी कमेंट किया था किसका? कि भौतिक मात्रा ज्योति का इकाई क्या है? लक्स। लक्स और कैंडला एक ही वर्जन है, यानी एक ही जैसे। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। देखिए दूरी क्या होती है? दूरी को डिफाइन करने की, दूरी आप सबको पता होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई है। आप जितना दूरी चल यानी कितना आप जितना चल रही हैं आपकी दूरी हो गई। दूरी के ढेर सारे मात्रक होते हैं, जैसे किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कितना कहते हैं? 10³ यानी 1000, 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 एंगस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर होते हैं? याद रखिए बहुत जगह पूछा जाता है क्वेश्चन। 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻9। डेसीमीटर 10⁻⁻1। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10। 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर। 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर। आपको याद रखने हैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, यानी आपको जो बता रहा हूँ मैं, ये समझ लीजिए इतना एग्जाम में आता है और लड़के गलत भी करते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए ये देखिए बॉक्स बना दे रहा हूँ। इन बॉक्स में जो क्वेश्चंस हैं यानी यूनिट कन्वर्जन के लिए आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंगस्ट्रॉन्ग आपसे पूछता है, आप गलत करके चले जाते हैं। नैनो पूछता है, फर्मी पूछेगा, माइक्रोन पूछेगा। तो आपसे आज से आप शपथ ले लीजिए कि हाँ आज से गलत नहीं करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, अच्छे से याद कर लीजिए कितना होता है। पता चल गया। एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10। नैनो से पता चलता है 9, सीधा मात्रा लगा दे 10⁻9। माइक्रोन होता है 10⁻6 और फर्मी होता है 10⁻15। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, निम्नलिखित में से एक सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, यानी आपको परिणाम तो दे भी और साथ में बताए किस डायरेक्शन में आपको चलना है। और अच्छी डिफिनेशन चाहिए तो सदिश क्या होती हैं? जो योग के नियम का पालन करे। यानी तो संवेग क्या है? दाब क्या है? ऊर्जा क्या है? कार्य क्या है? आपको दाब लगाने के लिए कह दी जाएगी, आप पता नहीं किधर दाब लगाना है, प्रेशर किधर लगाना है, आपको डायरेक्शन नहीं दे रहा, लेकिन परिणाम दे रहा है कि 10 ले जाइए और 10 का आप दाब लगा दीजिए। कहाँ लगा दें? ऊर्जा आपको कह रहा है जाओ एक ईंटा फेंक दो, इतनी ऊर्जा के साथ फेंकना, पता नहीं कैसे फेंकोगे, किस डायरेक्शन में। ऐसी कार्य है, आपको कहा गया जाओ भाई एक खेत है उसको जोत दो, आप कार्य कर रहे हो लेकिन पता नहीं चलना किधर आपको खोदने के लिए कहा गया है। जो संवेग होता है क्या होता है? m/v। जो वेलोसिटी होती है यानी चाल, ये आपको क्या बता देती है कि आपको चलना है लेकिन किधर चलना है तो बताता है। यानी संवेग जो होता है एक सदिश राशि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अभी जस्ट आपको बताया गया, क्या बताया गया था इस क्वेश्चन के आंसर सब लोग कमेंट करिए भाई। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। देखिए आया 10⁻⁻8 10⁻7 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। अभी आपने जस्ट पढ़ के आया कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁹। अब मीटर में हो गया तो मीटर सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हो? 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या होगा आपको पता है, अगर बेस सेम हो जाए, आधार सेम, तो घाते क्या हो जाती? ऐड हो जाती। और अगर घाते ऐड, इसका मतलब घाते क्या बची? एक थी आपकी -9 और +2, तो क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा तो 10⁻⁻7 इज द राइट आंसर। कहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। किससे मापी जाती है?
सबको लगा पता हो कमेंट करिए। हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। तो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से आपकी सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो हाइड्रोमीटर क्या आता है? हाइड्रोमीटर क्या मापता है? आप यही पता कर लीजिए। इसका आंसर तो ये क्लियर हो गया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा ये कौन बताएगा? हम आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए आपको बता देते हैं कि इसका आंसर जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा? हाइग्रोमीटर इज़ द राइट आंसर। तो देखिए ये आपके लिए, आप सभी देख लीजिए। देखिए रखा हुआ है कि जो हाइग्रोमीटर होता है सापेक्षिक आर्द्रता नापता है। हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व यानी डेंसिटी, यानी ये लिक्विड डेंसिटी जो नापता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर। लैक्टोमीटर आपको सबको पता है, दूध की शुद्धता। आप यूज़ करिए भाई। पोटेंशियोमीटर, देखिए पोटेंशियो से नाम पता चलता है। पोटेंशियो मतलब विभवांतर। तो विभवांतर को जो मेजर कर ले उसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। आप विभवांतर किसके बीच होता है? दो बिंदुओं के बीच। और कैसे होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ। तो जो विद्युत परिपथ के बीच, दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर को नापे उसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। आपको पता चल गया कि सापेक्ष आर्द्रता का किससे मापी जाती है? इससे, हाइग्रोमीटर से इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं। अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने वाले कैसे होते हैं? कमेंट करिए भाई। आप लोग सब लोग पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल से क्वेश्चन पढ़ते हुए आते हैं। जल्दी से आंसर बताइए। सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदैव उल्टा, वस्तु से बड़ा। कौन सा होता? अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसे बनता है? या अवतल लेंस क्या होता है? जिसके ऊपरी भाग यानी ऊपर वाला और नीचे वाला भाग क्या हो? उठा हो, और बीच वाला भाग दबा हुआ हो, उभरा हुआ, और एक बीच पिचका हो, उसे कहते हैं अवतल लेंस। देखिए ऐसा दिखता है। तो आप इसमें जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो कैसे बनेगा? इसका प्रतिबिंब जो ही बनते हैं कैसे बनते हैं? सदैव कैसे बनते हैं? हमेशा इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं आभासी बनते हैं। कैसे? इधर से आप इसकी जब भी लाइट पास कराएंगे तो क्या होता है? इसका मेन फोकस किधर होता है? इससे जब पास करें, आपको पता है अवतल लेंस है तो क्या कर देता है? जो किरण आती है उनको फैला देता है, ये फैल जाएगी। तो आप इसको क्या कर लो, जब फैल गई तो कुछ होता नहीं है। और अगर फैल जाती है तो हम कहते हैं कि एक सेंटर की ओर इसका जो मेन पॉइंट होता है यानी ये फोकस होता है, इसका मेन फोकस इधर होता है। जब इसको पीछे लेकर आते हैं, देखिए आभासी रूप में मिलाते हैं, इसीलिए इसका हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। कौन सा सही हो जाएगा? सदैव आभासी। क्वेश्चन नंबर 14। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, को जोड़ा जाता है। यानी एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस को जोड़ दिया गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी थी 0.5, अवतल लेंस की फोकस दूरी है 1 मीटर। तो परिणामी लेंस की क्षमता क्या होगी? आपसे लेंस की क्षमता पूछ लिया, यानी पावर ऑफ लेंस। तो आपको पता है पावर ऑफ लेंस क्या होती है? P = 1/f। एफ हमेशा मीटर में होना चाहिए। और अब पता है कि पावर है तो पावर क्या हो? सबकी ऐड हो जाती है। यानी अगर फोकस दूरी है तो सबकी अलग अलग पावर पॉइंट निकाल लेते हैं। तो उत्तल लेंस की पावर क्या हो जाएगी? उत्तल लेंस को मान लेते हैं P1, इसकी फोकल। तो P1 = 1/0.5। अब देखिए 0.5 तो हो गया, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे से एक पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 लगा देंगे, तो कितना आ गया? 2 आ गया। यानी P1 क्या हो गया? 2 आ गया। 2 क्या आया? डायोप्टर आया। अब याद रखिएगा P1 की वैल्यू यानी उत्तल लेंस की जो आ गई क्षमता वो आ गई है 2 डायोप्टर। तो उत्तल लेंस की निकल आई। अब अवतल लेंस की निकाल ली। अवतल लेंस के लिए भी क्या करेंगे? मान लेते P2 निकाल लेते। तो P2 क्या हो जाएगा? 1/1 = 1। और आपको पता है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी निगेटिव होती है, यानी इसको माइनस में रखेंगे तो -1 आएगा। और जो परिणामी होता है P क्या होता है? जो परिणामी P होता है वो दोनों, ये जितने भी आप पावर लगा ली सबके सम की इक्वल होता है। तो अब सम कर दीजिए तो P यानी P क्या है आपका? परिणामी है। तो P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? P1 + P2। तो P1 कितना आया था? 2 और P2 -1। तो क्या आ रहा है? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
याद रखिए क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आते हैं, आप लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, देखिए प्लस और माइनस को ध्यान नहीं देते तो ये भी क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते, इसीलिए याद रखिए भाई क्वेश्चन प्लस माइनस का थोड़ा सा लफड़ा होता है, उससे आप सारे के आंसर गलत कर देते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर कितने समय तक बना रहता है? 1/16 सेकेंड, 1/25 सेकेंड, 1 सेकेंड या 1/2 सेकेंड? कब तक बना रहता है? 1/16 सेकेंड तक हमेशा बना रहता है। ये आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी इसमें थोड़ा सा 1-2 मिस पॉइंट इधर उधर हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1/16 है तो 1/15 भी कहीं मिल सकता है, तो आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे, ये होता है, देख लीजिएगा अप्रॉक्स में सही होता है, इसलिए यहाँ पर 1/16 है तो 1/16 इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। आप भी देखते हैं, आप भी अपनी आँख से बनाते हैं प्रतिबिंब जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, 16 इज द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आए हैं और छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से आप रॉन्ग करके चले जाते हैं, इससे आपका सिलेक्शन रुक जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है तो क्यों? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के ध्रुवण, प्रकाश के विवर्तन से। किसके द्वारा? कमेंट करिए। प्रकाश के विवर्तन के द्वारा। कैसे विवर्तन क्या होता है? जब आपका सूर्य से प्रकाश आता है तो वहाँ छोटे छोटे कण, आपको पता है छोटे छोटे कण मिलते हैं, तो उनसे क्या होता है, टकराव हो जाता है, यानी प्रकाश क्या होता है, ढेर सारा फैल जाता है। यानी मान लो ये एक लाइट आ रही है तो ये ऐसे देखिए फैल जाता है, इसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, प्रकीर्णन। जब प्रकाश फैल गया तो ये हो गया प्रकीर्णन। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? किस रंग की सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है? लाल की। तो नीला ही क्यों फैलता है? जिसकी तरंगदैर्घ्य थोड़ा कम होती है वही फैलता, लाल की ज़्यादा होती है तो वो कम प्रकीर्णित हो पाता है, इसलिए नीला की एक परत पड़ जाती है, जो कि आप पता चल गया नीला। इसका आंसर सही होगा नीला, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए कि बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखने का क्या कारण है? प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश, ये देखिए ये विकास नहीं है भाई, प्रकाश है, ये कर लीजिए आप लोग करेक्शन, प्रकाश है, यहाँ भी प्रकाश है। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अवशोषण या प्रकाश का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? नहीं रंगीन देखेंगे, जब बारिश होती है तो आप कहीं गलती से तेल गिर जाएगा तो आप जब उसको दूर से देखने लगता है चमकीला चमकीला दिखाई दे, उससे कहते हैं रंगीन, तो उसका दिखने का कारण क्या होता है? कौन सा सही होगा? प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ये जो होता है आपको क्या दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का अधिकतम विचलन हो, यानी सबसे ज़्यादा कौन विचलित हो जाता? तो विचलन किसका सबसे ज़्यादा होगा? जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, क्योंकि विचलन और तरंगदैर्घ्य में अपोजिट का रिलेशन होता है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है लाल की, तो सबसे कम प्रकीर्णित होगा, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नीला की तो इससे कम होती है, ये भी नहीं हो सकता। नीला, ये भी नहीं। नीला क्या होता? याद कर लीजिए क्रम, विबग्योर से देखिए, तो विबग्योर से क्रम होते हैं। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेड की यानी लाल की, फिर ऑरेंज, फिर येलो पीला, फिर ग्रीन नीला, फिर बी से ब्लू, फिर आई से इंडिगो, वाई से वायलेट यानी बैगनी। तो सबसे कम किसकी हो गई तरंगदैर्घ्य? बैगनी की। इसका आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर है आपके लिए बैगनी। बैगनी इज द राइट आंसर। क्लियर रहेगा, आपको याद रहेगा कौन सा? बैगनी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता? याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और हम लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से गलत कर देते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस और अवतल लेंस
दोनों से प्रतिबिंब बनने के लिए आता है और हम गलत करके चले जाते हैं क्योंकि याद नहीं करते। आपको याद रखना है, छोटी सी ट्रिक ही है, एकदम से क्रम वाइज याद रखेंगे सारे याद हो जाएंगे। तो क्रम में आप याद रखिए F और 2F, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आता है, इसी को गलत करते हैं। आपको सीधा आंसर याद रखना है। क्या याद रखना है, कैसे बनता है, F और 2F के बीच रखा वस्तु कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा। और इसका अगर पूछ ले कि साइज क्या होता है, आकार क्या होता है, तो वस्तु के बराबर। एक ये भी याद रख लीजिए, कैसा होता है, वस्तु के बराबर का होता है। तो आपको याद रखना है। देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं, आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से वस्तु एक बार स्थिति होती अनंत पर जब रख देंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, लेंस की दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर। द्वितीय फोकस इसका मेन फोकस होता है। कैसा बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। फिर आप अनंत से जाएंगे और द्वितीय फोकस के बीच रखेंगे। तो अभी देखिए द्वितीय फोकस पर बन रहा है, तो द्वितीय फोकस से बाएं खसकेगा। जब द्वितीय फोकस आए खसका तो क्या बन जाएगा, लेंस के दूसरी ओर ही बनना है और कहाँ F और 2F के बीच बन जाएगा। कैसा रहेगा, देखिए बहुत छोटा था, अब थोड़ा छोटा आएगा। फिर जब 2F पर रख देते, ये सब ज़्यादा बार पूछा जाता है 2F, लेंस के दूसरी ओर 2F पर ही बनता है। कैसा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। फिर आपने 2F रखा तो 2F और F के बीच रख दीजिए, तो लेंस अब 2F पर बना था, तब 2F और अनंत के बीच बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा, देखिए वस्तु के बराबर हो गया। बहुत छोटा, फिर छोटा यानी इसकी साइज़ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। यानी बराबर वस्तु क्या, अब क्या होगा, जब वस्तु कम हो तब बढ़ना स्टार्ट, अब बड़ा होगा। अभी देखिए थोड़ा सा बड़ा, वस्तु से बड़ा। फिर जब आप वस्तु के प्रथम फोकस पर रख देंगे तो अनंत और 2F के बीच बना, तो अब क्या बचा, अनंत। तो अब अनंत पर बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, लेकिन वस्तु से अब बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर जब आप प्रथम फोकस और लेंस के बीच रख देंगे तो वस्तु के और बने, यानी जिधर आप वस्तु रखे उधर ही बन जाता है। और कैसा बनता, आभासी बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बन जाता है। ये आप याद रखिए। सबसे ज़्यादा आपको क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं, जो याद रखने की चीज़ें वो बता देता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है इस चीज़ को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉरी एक सेकंड, ये वाली लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा, नहीं तो हम हमेशा गलत कर देंगे। कौन सी पॉइंट, इस वाले पॉइंट को, 2F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर आते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, नेत्र का वह भाग जो प्रकाश के गमन को नियंत्रित, यानी जो प्रकाश जाता है उसको कौन नियंत्रित करता है, कम जाएगा ज़्यादा जाएगा, आई में वो आइरिस करता है, लेंस करता है, रेटिना करता है या कॉर्निया करता है। कौन सा करता है, कॉर्निया तो सबसे बाहर होता है, कह ही नहीं सकता है। रेटिना इस पर प्रतिबिंब बनता है तो ये कर ही नहीं सकता। लेंस का काम तो ये होता नहीं, लेंस का काम क्या होता है, यहाँ से प्रकाश जाएगा तो कैसा जाएगा। और नेत्र में कैसा लेंस होता है, धनात्मक। धनात्मक मतलब उत्तल लेंस होता है, याद रखिए भाई आप लोग। तो क्या करता है, आइरिस करता है, कम और ज़्यादा काम कौन करता है, आइरिस का राइट आंसर हो जाएगा आइरिस, याद रखिए भाई। चलिए आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार आप जैसा हर एक वीडियो में आपके लिए कोई प्रश्न दे रहे हैं और उस प्रश्न का आप क्या करना है, कमेंट करना है आंसर, तो हम उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपका आज हमारा क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखिए आपका प्रश्न आया है। आपका प्रश्न ये है कि आपका प्रश्न में क्या लिखा है, क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, यानी F क्या है, मैक्सिमम चाहिए, किस कलर के लिए, किस कलर के लिए F मैक्सिमम होती है, विच कलर, ये आपको बताना है, कमेंट करना है और इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आएंगे, जनरल साइंस के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो आपके छोटे छोटे एग्ज़ाम जैसे आपके होगा वनडे एग्ज़ाम, SSC का है, यूपी SSSC है, पेट है, सीटेट है, ये सब एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आते रहते हैं। अब इन छोटे छोटे प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, आपका जो है आप बड़े बड़े प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों को भूल जाते हैं, यही एग्ज़ाम में आते हैं और अभी यही इन्हीं को गलत करके चले जाते हैं।
जिससे क्या होता है आपका सिलेक्शन रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? क्योंकि आप छोटे प्रश्नों को पढ़े नहीं, तो 1 नंबर से कभी कभी आधे नंबर से रुक जाता है और निराश हो जाता। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को, किस चैनल को, प्रशांत क्लासेस 247 को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को दबा के रखना है। जैसे ही आपका वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले आएगा, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।